जानलेवा हादसे, जान से मारने की धमकियां और एक बिखरा सिस्टम। एक इंजीनियर कहीं गलती कर जाए तो कई बार उन्हें उस गलती को सुधारने का मौका मिल जाता है। एक मंत्री का प्लान फेल हो जाए तो उसे बनाने का दूसरा मौका मिल सकता है। एक टीचर को एक स्टूडेंट को सुधारने का बार बार मौका मिल सकता है। पर डॉक्टरी और नर्सिंग ऐसे प्रोफेशन है जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर उनसे गलती हो जाती है तो किसी की जान पर बना सकती है, और एक बार जान चली जाए तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये प्रोफेशंस ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसे दिल से चुनी जाती है। जिसके पास लोगों की सेवा करने की भावना हो वही इन प्रोफेशंस को चुनते हैं, या मैं कहूं उन्हीं को ये चुनना चाहिए तो शायद ज्यादा सही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, किजुम सोरा कारगा को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, पर मेरी रुचि ये थी कि उन्हें अवार्ड मिला तो क्यों मिला। मैं इसके तह तक जाना चाहता था और मैंने अपनी खोज यूं ही शुरू कर दी। और जब मैंने कुछ बातों को जाना तो मुझे लगा कि इन बातों को तो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो उसी मकसद के साथ इस वीडियो को मैं लेकर आया। बता दूं आपको, अरुणाचल में आज तक 12 नर्सेस को यह खिताब मिला है। चलिए शुरू करते हैं इस अवार्ड के मतलब से। आपने नाम तो सुना ही होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग की जननी कहा जाता है, द मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। उन्होंने नर्सिंग को एक प्रोफेशन की तरह स्थापित किया और मरीजों की सेवा को एक नई ऊंचाई दी। तो सवाल आता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्यों दिया जाता है, और इसके कुछ पहलुओं को भी हम जानेंगे। यह पुरस्कार हर साल उन नर्सेस को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, युद्ध, महामारी, आपदा या किसी कठिन परिस्थिति में मरीजों की सेवा की हो, नर्सिंग क्षेत्र में एक्सेलेंस हासिल किया हो, या समाज में दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनी हो। यह अवार्ड भारत में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है और ये नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल सम्मान माना जाता है। इस अवार्ड का मकसद है उन नर्सेस को पहचान देना जो चुपचाप मरीजों के देखभाल में लगी रहती है, और ऑफ कोर्स उन युवाओं को प्रेरित करना जो इस पेशे में आना चाहते हैं। अब इस अवार्ड का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्यों है, इसकी वजह जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा लौट चलना होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक इंग्लिश वुमेन थी। फ्लोरेंस का जन्म इटली के टस्कनी में एक फ्लोरेंस नाम के एक जगह पर एक रईस ब्रिटिश फैमिली में 12 मई 1820 को हुआ था। एक्चुअली आपको पता है, फ्लोरेंस की एक बहन भी थी, वो भी इटली में ही जन्मी थी, नेपल्स में, और उनका नाम भी नेपल्स के जो एंशिएंट नाम है पार्थेनो, उसी के ऊपर रखा गया था। बचपन से ही फ्लोरेंस एक दरियादिल लड़की थी। दरअसल नर्सिंग का कंसेप्ट 300 AD के कुछ डॉक्यूमेंट्स में हम देख सकते हैं। उन दिनों रोमन कैथोलिक चर्च अस्पताल खोलने लग गए थे। वे मरीजों की सेवा करते थे, पर इसमें दिक्कत यह थी कि वे सिर्फ कैथोलिक धर्म के फॉलोवर को ही ज़्यादा सुविधाएं देती थी, उनकी ज़्यादा सेवा करते थे। फिर ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। इट वॉज अंटिल बिटवीन 500 and 600 AD when first Spanish hospital was opened at Merida in Spain, जो हर धर्म और जात के लोगों का इलाज करने लग गए थे। पर क्योंकि ये अस्पताल अब धर्म से ज़्यादा जुड़े नहीं थे तो रिलीजियस सेंटर्स ने इन्हें इंपॉर्टेंस देना धीरे धीरे बंद कर दिया, और अस्पतालों की हालत धीरे धीरे फिर बिगड़ने लगी। इनके हालात 8th सेंचुरी तक बहुत बिगड़ चुके थे, लेकिन तब एक चमत्कार हुआ। 8th सेंचुरी में एम्पेरर शाहलमाइन ने अस्पतालों को रिवाइव किया और सारी ज़रूरतों की दवाइयाँ, सुविधाएं उन्हें सप्लाई किया, उन्हें मुहैया करवाए। फिर 10th और 11th सेंचुरी के आते आते अस्पतालें काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। ये मोनेस्ट्री से जुड़े थे जहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ज़्यादा होती थी, और इन जगहों में नर्सेस के रोल भी बढ़ने लगे। जितने अस्पताल बनते गए उतने ही नर्सेस की मांगे भी बढ़ती गई, पर धीरे धीरे मोनेस्ट्रीज बंद होने लगे और इनके साथ अस्पतालें फिर से बंद होने लगी, और फिर नर्सेस की डिमांड भी गिरने लगी। और इस तरह 17th सेंचुरी के आते आते जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने लगा था। लेकिन however, in some regions of Europe where Catholic Church remained in power, वहाँ अस्पतालें बरकरार रही, the hospitals remained, और जो नर्सेस थी उनके रोल को भी वहाँ रिटेन किया। और इसी दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मॉडर्न नर्सिंग के कंसेप्ट को एस्टैब्लिश किया और इस प्रोफेशन को एक नया रूप दिया। कहते हैं फ्लोरेंस एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत महिला थी, विद a lot of aura and radiance। उनके जवानी में ही उन्हें लगता था कि भगवान उन्हें लोगों की सेवा के लिए उनको बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। हालांकि उनके परिवार चाहते थे कि वे शादी कर लें, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए, माँ बन जाएं, और उन्होंने नर्सिंग को उनके माँ बाप के विरुद्ध जाकर चुना था।
उनके इस सफ़र में बाद में उनकी मुलाकात उनके चाहने वालों से भी हुई थी, पर उन्होंने शादी तक रिश्ते को ले जाना ठीक नहीं समझा और इसलिए कहते हैं 9 साल के रिलेशनशिप के बाद भी फ्लोरेंस ने रिचर्ड मॉन्कटन मिलनेस के शादी के प्रपोजल को भी ना किया था। उन्हें लगता था कि शादी उनके नर्सिंग के काम के लिए अड़चन बन सकता है। बाय द वे आपको बता दूं, जो रिचर्ड मॉन्कटन मिलनेस थे वे उनके समय के एक बहुत ही फेमस पोएट और बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। फिर रोम में फ्लोरेंस की मुलाकात सिडनी हर्बर्ट से हुई, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे आए हुए थे। सिडनी हर्बर्ट एक पॉलिटिशियन थे जो 1845 से 1846 के बीच सेक्रेटरी ऑफ वॉर था। मतलब सेक्रेटरी ऑफ वॉर एक पॉलिटिकल पोस्ट था जो मिलिट्री अफेयर्स का ख्याल रखता था। इट वॉज एन इन्फ्लुएंशियल पोस्ट। नाइटिंगेल अपने सफर में नहीं रुकी और कई जगहों को उन्होंने सैर किया, दौड़ा किया, जिसमें इजिप्ट और ग्रीस जैसे देश भी शामिल हैं। बाद में 1850 में फ्लोरेंस ने अपने जर्मनी विजिट के दौरान यहाँ के फादरियों को जब बीमारियों की सेवा करते देखा तो उनकी इच्छा संकल्प में बदल गई। इस बात के जिक्र उन्होंने अपनी पहली पब्लिश्ड बुक द इंस्टीट्यूशन ऑफ कसेसवर्थ ऑन रेनी फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ डिकोनेसिस एटसेट्रा में किया है, जो 1851 में पब्लिश की गई थी और इसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने 4 महीने की मेडिकल ट्रेनिंग भी ली थी। फिर 22 अगस्त 1853 में फ्लोरेंस अपर हैलरी स्ट्रीट लंदन की इंस्टीट्यूट फॉर द केयर ऑफ सिक जेंटल वुमेन की सुपरिंटेंडेंट बनी। उन्होंने इस पद को 1854 अक्टूबर 1854 तक संभाला। दरअसल फ्लोरेंस को कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही ही नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं उनके पिता उन्हें 500 पाउंड की एनुअल इनकम देते थे, जो आज की तारीख में करीब 40,000 पाउंड या 65,000 यूएस डॉलर के करीब होंगे। और इसीलिए एक अच्छे घर से होने के कारण एक तरह से वे अपने ड्रीम को करियर के तौर पर परस्यू कर पाए। 1850s में यूरोप और एशिया में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सपनों को एक दिशा मिल गई। दरअसल अक्टूबर 1853 से लेकर फरवरी 1856 तक यूरोप में ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइनिंग पावर के चलते एक घमासान युद्ध हुआ था। ऑटोमन एम्पायर एक्चुअली यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। दरअसल ये युद्ध रशियन जायर निकोलस I और ऑटोमन टर्क अब्दुल मजीद के बीच था। रशिया एक्सपांड करना चाहता था, ऑटोमन डिक्लाइन हो रहा था और ऑटोमन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस खड़े थे क्योंकि वे यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहते थे। ये क्रेमियन वॉर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये वही क्रेमिया है जिसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे। अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच का एक मसला है। जिसे आप जानते हैं, युद्ध का मतलब ही होता है अनगिनत मौतें, अनगिनत जाने। और करीब करीब 3 साल के इस क्रेमियन वॉर में 5 लाख लोगों की जानें गई और इसमें जाने डायरेक्ट वॉर डेथ से ज्यादा वॉर के कारण फैले बीमारियों से हो रही थी। मेडिकल अटेंशन की कमी, नर्सिंग की सेवा की कमी और इनके कारण ऐसी कई मुसीबतें पैदा हो रही थी कि चारों ओर मौतें और मातम छाई हुई थी। जब ब्रिटेन और फ्रांस को इन हालातों के बारे में पता चला तो बेसिकली अपने सिपाहियों की सेवा के लिए फ्लोरेंस को उन्होंने चुना और उनके साथ 38 वुमेन वॉलंटियर्स और 15 कैथोलिक नन्स को क्रेमिया भेजा। जब ये टीम वहां पहुंची तो वहां का मंजर इतना डरावना था कि इंसानियत की रूह कांप उठती। वहां रह रहे मेडिकल स्टाफ इतने थक चुके थे कि उनके लिए अब जख्म और मौतें आम हो गई थी। नाइटिंगेल और उनकी टीम ने घायलों की सेवा में दिन रात एक करना शुरू कर दिया। स्टेफन फैगेट ने अपनी किताब द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी में लिखा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल और उनकी टीम की कोशिशों के बाद वहां मौतों की रेट, डेथ रेट कम हो गई थी। 42% से गिरकर 2% का हो गया था। दरअसल फ्लोरेंस ने अपने अस्पताल में हैंड वॉशिंग जैसे बेसिक हाइजीन से लेकर इंग्लैंड को चिट्ठी लिखने तक का बीड़ा उठा लिया था। कई सुधार लाए, मेडिसिन दिलाए, इक्विपमेंट दिलाए और फंड राइज तक किया। क्रीमिया में इसी सेवा के दौरान फ्लोरेंस को द टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में द लेडी विद द लैम्प का खिताब दिया था। बाद में लड़ाई खत्म होने के बाद 1860 में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की स्थापना की। इसी से मॉडर्न नर्सिंग के कंसेप्ट को उन्होंने और मजबूत किया। फिर 30 अगस्त 1910 को 90 साल की उम्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु हो गई। अच्छी बात यह थी कि शी हैड ए पीसफुल डेथ इन हर ओन बेडरूम व्हाइल शी वाज अस्लीप। फिर द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने 1912 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में द फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल को एस्टैब्लिश किया। ये एक नर्स के लिए, एज आई सेड बिफोर, हाईएस्ट इंटरनेशनल डिस्टिंक्शन है। हमारे देश ने भी अपने देश के नर्सेस की सेवा को रिकॉग्नाइज करते हुए 1973 को द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड को एस्टैब्लिश किया। यह अवार्ड क्लिनिकल केयर, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में मेरिटोरियस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है और दरअसल 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं।
पहला रजिस्टर्ड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, रजिस्टर्ड ऑक्सिलरी नर्सेस एंड मिडवाइफ्स और रजिस्टर्ड लेडी विजिटर्स। मतलब नर्सेस जो हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेटिंग्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में सेल्फलेस और कमेंडेबल सर्विसेज रेंडर करती हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के साथ साथ एक मेडल और 1 लाख रुपए कैश अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों, कुसुम सोरा करगा की नर्सिंग में एंट्री से लेकर अब तक की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। सुनिएगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जब उनके बारे में रिसर्च किया तो कुछ ऐसे फैक्ट्स और किस्से मेरे सामने आए जो मुझे लगा कि आपके सामने शेयर करना चाहिए। हमारे राज्य में पहला अस्पताल नेफा के दिनों में एस्टैब्लिश किया गया था, वे बैक इन 1956। वैसे तो दूर दराज इलाके होने के कारण यहाँ अस्पताल कई सुविधाओं से वंचित तो थी ही, पर नर्सेस की और उनसे जुड़ी हालत और भी ज़्यादा खराब थी। नर्सेस की सेवा को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था। उन्हें ना कोई प्रॉपर फैसिलिटी थी और ना उनके अपॉइंटमेंट्स के कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल या गाइडलाइंस थे। फिर 2011 में अरुणाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल एक्ट को एनेक्ट किया गया और 2012 में कुसुम सोरा करगा को, जो तब की सीनियर मोस्ट पीजी नर्स थी, उन्हें डीएचएस के अंदर रजिस्टर्ड कम सेक्रेटरी एपीएमसी और डिप्यूटी डायरेक्टर नर्सिंग अपॉइंट किया गया। जब उन्होंने इस पोस्ट में एंट्री ली तब उन्होंने देखा कि या तो सब कुछ बिखरा हुआ था, नथिंग वाज प्रॉपर। फिर सभी स्टैंडर्ड नर्सेस अस्पतालों में विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशंस के प्रैक्टिस कर रही थी। कई नर्सिंग स्कूल्स यहाँ रैम्पेंटली चल रही थी जो अनरिकॉग्नाइज्ड थी, और ऐसे में बिना किसी प्रॉपर रिक्रूटमेंट रूल के ऊंचे पोस्ट में बैठे कुछ लोग अपनी फेवर से अनक्वालिफाइड नर्सेस के अपॉइंटमेंट किए जा रहे थे। इससे न सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स डिप्राइव्ड हो रहे थे, बल्कि उनके प्रमोशंस भी डिले हो रहे थे। और साथ ही जो सबसे खतरनाक चीज़ थी वो ये था कि इन फेक नर्सेस के हाथों मरीजों की जिंदगी खतरे में थी। फिर उन्होंने इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए नर्सिंग कोर्सेज देने वाले सारे अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स को 2012-13 के दौरान अरुणाचल प्रदेश से हटवा दिया। उसके बाद 2016 में दोईमुख में एक न्यू नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुलवाया। इन्होंने नर्सिंग कोर्सेज से कई नाजरूरत सिलेबस को भी हटवाया। पर एक इंसान होने के नाते उनके मन में उन कैंडिडेट्स के लिए भावनाएं थी जो इन फेक इंस्टीट्यूट्स के शिकार थी। इसलिए उन्होंने एज एन इंटरिम रिलीफ इन नर्सेस का एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाया, जहां 450 कैंडिडेट्स ने एग्जाम अपेयर किया और उनमें से 200 नर्सेस एग्जाम क्वालिफाई कर गई। नाउ दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज नर्स, दे कुड प्रैक्टिस। कुसुम सोरा करगा के इन सब कामों के साथ उनके दुश्मन लेकिन बढ़ते गए, पर ये रुकने वाली नहीं थी। 2015 में उन्होंने तेजू से एनएचएम के अंदर अपॉइंट की गई 2 फेक नर्सेस को टर्मिनेट किया। फिर उसी साल एक और फेक नर्स को नौकरी से निकाल दिया जो रेगुलर हो चुकी थी। फिर 2016 में उन्हें 11 और ऐसी नर्सेस मिली जो फेक थी और फिर उन्हें भी 2016-17 के अंतराल टर्मिनेट करवा दिया। इस टर्मिनेशन ने लेकिन उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। कहते हैं इस टर्मिनेशन से अफेक्टेड लोग और उनके परिवार, रिश्तेदार सब उनके नाहरलगन के रेंटेड अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे। गालियाँ, धमकियाँ, बददुआएं ये तो आम हो गई थी, पर वो रुकी नहीं। उनकी लड़ाई ये खत्म नहीं हुई थी। आगे चलकर उन्हें पता चला कि 607 RNRM और 821 ANM जो अनवेरीफाइड थी अभी भी कतार में थी। जब उनकी वेरिफिकेशन के लिए वे गुवाहाटी असम नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंची तो 2 लोग उनके पीछे पड़ गए थे जो अपने को उन अफेक्टेड कैंडिडेट्स के वकील बता रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि उनकी जान को खतरा है, ये ठीक नहीं। तो उसी रात वो अपने जो महिला स्टाफ अपने साथ आई थी और उनके 2 साल के बच्चे के साथ गुवाहाटी से भाग निकल गई। इतने मुश्किलों के बावजूद भी पर उनके काम के अंजाम में देरी हो गई। कारण था असम नर्सिंग काउंसिल के अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड। लेकिन बाद में इंडियन नर्सिंग काउंसिल और भारत सरकार के इंटरवेंशन के बाद 1 साल के बाद इन नर्सेस के वेरिफिकेशन हुए। इसका परिणाम था कि 99 फेक नर्सेस के आइडेंटिफिकेशन हो गए और एनएचएम के कुल 65 फेक नर्सेस को बर्खास्त कर दिया गया। कुसुम सोरा करगा ने यह सब काम करते हुए भविष्य का भी ख्याल रखा ताकि ऐसी गलतियां भविष्य में ना हो, ऐसे सिलसिले ना दौड़ाए जाए। तो ऐसे फेक नर्सेस को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एपीएनसी में रजिस्ट्रेशन से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी और साथ ही आधार और वेब बेस्ड एनरोलमेंट भी शुरू करवा दिया। आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि पूरे इंडिया में तब तक ये दोनों मैकेनिज्म कहीं भी नहीं था और आज कई स्टेट नर्सिंग काउंसिल इस रिक्रूटमेंट रूल और गाइडलाइंस के रेफरेंस ले रहे हैं।
आज एपीएनसी जो कभी एक खंडर में जिसकी दफ्तर हुआ करती थी, आज अपनी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑफिस में आराम से काम कर रही है। पर दुख की बात तब आती है दोस्तों, जब कुसुम सोरा कारगा बताती है कि आज भी उन्हें धमकियां आती हैं, आज भी उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन वे अपने इरादों में अभी भी पक्की हैं। हम दुआ करते हैं कि वे अपने हर काम में ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें और इस तरह की सच्चाई की जीत होती रहे। हम समझ सकते हैं कि उनके इस फैसले से, उनके इस कदम से कईयों की जिंदगी को गहरा प्रभाव तो पड़ा होगा, लेकिन हर डिसीजंस को कभी ना कभी तो खड़ा उतरना होगा। या इंसानियत का सवाल हो जाता है, या मानवता का सवाल हो जाता है, या पेशेंट्स की जिंदगी का सवाल हो जाता है। कभी सोचता हूं शायद यही फेक नर्सेस होंगे जो अस्पतालों में मरीजों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आती है। नर्सिंग एक जॉब ही नहीं बल्कि एक सेवा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसे मिशन पर थी जहां उन्होंने इसे प्रोफेशन बना लिया। इसीलिए इस प्रोफेशन से जो जुड़ते हैं उन्हें इस बात की अहमियत जाननी होगी, इसे अपनाना होगा दिल से। अंत में मैं कुसुम सोरा कारगा को अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि समाज में इन जैसे और बेटियां पैदा हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी सच्चे नर्स से मिलिएगा तो एक बार मुझको जरूर राह दीजिएगा, क्योंकि कईयों की तरह, सिपाहियों की तरह, हमारे आर्मी की तरह ये भी हमारी सच्ची हीरो होती है। और नर्सेस, आप भी अपने पेशेंट्स को प्यार कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।